नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का नामांकन, कहा पार्टी नहीं संविधान सबसे ऊपर। पर्चा दाखिल कराने पहुंचे नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन से विमल गुरुंग समेत 45 का इस्तीफा। टीएमसी की पूर्व सहयोगी जीएनएलएफ भी प्रदर्शन में उतरी। बंद के बीच स्कूली बच्चों के लिए 12 घंटे की ढील। श्रीनगर में मस्जिद के बाहर पुलिस अधिकारी की पीट कर हत्या। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा पुलिस के सब्र का न लें इम्तिहान। 2 आरोपी गिरफ्तार। पीएसएलवी की 40वीं कामयाबी उड़ान। कार्टोसैट 2 समेत 31 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। 14 देशों के 29 नैनो सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बम धमाका। 6 पुलिसकर्मी समेत 13 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। और आइए देखते हैं पहली खबर। पीएसएलवी की 40वीं उड़ान के जरिए इसरो ने आज कामयाबी की नई इबारत लिखी और 31 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया, जिसमें कार्टोसैट 2 के अलावा 14 देशों के 29 उपग्रह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने वैज्ञानिकों को उनके इस कामयाबी पर बधाई दी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पीएसएलवी C-38 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आसमान की ओर उड़ान भरी और 27 बाद उसने कार्टोसैट 2 समेत 31 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। With each PSLV launch, we are trying to improve our capability in one new area, like multiple restarts, multiple orbits, and different capabilities we are building. So with this, I'm very sure PSLV will continue to be the demanded vehicle for going into low Earth orbits. इस प्रक्षेपण की खासियत ये है कि इसमें उपग्रहों को अलग अलग स्तर पर स्थापित करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पीएसएलवी की 40वीं उड़ान में कार्टोसैट 2 के साथ ही एक स्वदेशी नैनो उपग्रह भी प्रक्षेपित किया गया। इसके अलावा 14 देशों के 29 उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई देशों के उपग्रह शामिल हैं। इनका कुल वजन 955 किलोग्राम है। करीब 30 और सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं उसके साथ में अलग अलग कंट्रीज से। तो हमारे लिए एक तरह से कमर्शियल एक सक्सेस है जो हम लोग दूसरे देशों के लॉन्चर से लेते हैं। कार्टोसैट 2 एक दूर संवेदी उपग्रह है। इसमें पैनक्रोमेटिक कैमरे और हाई रिजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल उपकरण लगे हैं। इसमें आसमानी आंख का इस्तेमाल विशेष तौर पर रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। इससे भेजी गई तस्वीरों का इस्तेमाल नक्शे बनाने, समुद्र तटीय और परिवहन नेटवर्क की निगरानी समेत भौगोलिक बदलावों से जुड़ी कई जानकारी जुटाने में किया जाएगा। कार्टोसैट का नाम यही बताता है कि ये कार्टोग्राफी या जो मैपिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए एक तरह से अदृश्य एक आँख या इनविजिबल आई जो है स्पेस में हमारे लिए रहेगी इंडिया के ऊपर। 5 जून को इसरो ने GSLV Mark 3 का सफल प्रक्षेपण किया था। इसमें पहले 15 फरवरी को इसरो ने PSLV 37 के जरिए 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर इतिहास रच दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज के इस प्रक्षेपण पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ IDSS से रिसर्च फेलो अजय रेले साहब हैं। जी, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो PSLV C-38 जिस तरीके से हम मिशन पे आगे बढ़ रहे हैं के बाद एक नई उड़ान, C-38 के मायने और इसकी खूबी अगर पिछले से कहें तो कितना अपग्रेड? अगर हम ये देखें तो PSLV ने आज तक 40 उड़ानें की हैं, तो ये 39th कंसेक्यूटिव उड़ान है PSLV की जो सक्सेसफुल हुई है। तो इसका मतलब PSLV अब पूरी मात्रा में एक सक्षम लॉन्च व्हीकल बन चुका है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम PSLV को खाली एक ही तरीके से आसमान में भेजते हैं। PSLV के जो 39 मिशंस हुए हैं वो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। ये एक वर्जन था जिसमें एक्सेल वर्जन जिसे बोलते हैं, जिसको स्ट्रैप ऑन मोटर्स ऐड करके करते हैं। तो ऐसे 10 से ज़्यादा हमने किए हैं जब हमें ज़्यादा वेट लेके जाना होता है। दूसरी चीज़ ये PSLV की ये थी कि उसने पहले हमने 104 सैटेलाइट्स किए थे कुछ महीने पहले, अब हमने 31 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ये सैटेलाइट्स भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी कमर्शियल सैटेलाइट्स है, 29 सैटेलाइट्स उसमें से कमर्शियल तौर पे हैं। अभी मोदी साहब US जा रहे हैं, सो उनको ये भी वहाँ पे बताना पड़ेगा कि USA के लिए भी हमने इसमें 10 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। USA के भी 10 सैटेलाइट्स हैं, जो 29 सैटेलाइट्स हैं उसमें USA के 10 सैटेलाइट्स हैं। सो PSLV एक दिखाता है बाहर वाली दुनिया को कि आपके पास एक ऑप्शन है फॉर लॉन्चिंग योर सैटेलाइट्स। और लोग PSLV की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि एक हाईली रिलायबल है, क्योंकि उसने प्रूव किया है ओवर द ईयर्स कि वो कितना रिलायबल है और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव भी है। यही वजह है कि US जैसे कंट्री जो कि महारथी माने जाते हैं, भारत से ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप ये पूरा 14 देशों का आलेख देखें तो उसमें UK के सैटेलाइट्स हैं, इटली के सैटेलाइट्स है, फ्रांस का सैटेलाइट है, जर्मनी के सैटेलाइट्स है और कई सारे छोटे और राज्य भी हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भारत खाली छोटे राज्यों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हुआ है। भारत बड़े राज्यों के लिए कि जिनके पास ये ऑप्शन है, खुद के बलबूते पे वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि हमारे कंट्री से ज़्यादा अगर हमें कहीं कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन मिल रहा है तो हम वहाँ से जाएंगे। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट और नैनो सैटेलाइट कैटेगरी में भारत एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन दुनिया के सामने रख रहा है। और अगर आज की डेट में देखें, PSLV जो आपने कहा कि एक ऐसा एक माध्यम, एक मीडियम बन चुका है जो कि टेस्टेड भी है, जिस पर भरोसा आप कर सकते हैं और जो किफ़ायती भी है। दुनिया के किन देशों में हम इस कैटेगरी से अगर कंपेयर करें तो कितने और ऐसे देश हैं जो कि इस कंपटीशन में हैं? ये सब जो स्पेस फारिंग नेशंस हैं, USA से लेके चाइना, जापान, इवन इज़राइल, इनके पास ये इस टाइप के व्हीकल्स ज़रूर हैं। लेकिन होता क्या है कि इनके व्हीकल्स इतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यूजुअली एक व्हीकल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट कैरी कर सकता है। भारत ने ये खूबी से दिखाया है कि हमारा मेजर पेलोड तो इसमें कार्टोसैट था, लेकिन उसके साथ हमारे पास थोड़े और ऑप्शंस थे, 200-250 kg और हमारे पास बचे हुए थे। तो भारत ने काफ़ी अच्छी मात्रा में इंटरनेशनल कस्टमर्स को आकृष्ट किया है। आजकल के ज़माने में हो क्या रहा है, छोटे छोटे राष्ट्रों को भी एक अपना सैटेलाइट होने की मनीषा होती है। वो ये चाहते हैं, चाहे नेशनलिज्म हो उसमें, कि हमारे खुद का सैटेलाइट हो। सो वो बड़ा सैटेलाइट तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक नैनो सैटेलाइट यूजुअली अफोर्ड कर सकते हैं। तो भारत ने इसीलिए कई नैनो सैटेलाइट्स छोड़े हैं। और एक अच्छी चीज़ इसमें हुई है कि हमने एक कन्याकुमारी की यूनिवर्सिटी के लिए सैटेलाइट छोड़ा है। ये यूनिवर्सिटी के छात्र 2004 से सैटेलाइट बनाने में लगे हुए थे। तो जो डिफरेंट जनरेशन्स वो सैटेलाइट बनाने में गई थी, उनको आज डेफिनेटली काफ़ी सारा गर्व महसूस होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी छात्रों का भी सैटेलाइट है। ये पहली बार नहीं है कि भारत ने ऐसा सैटेलाइट यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ा, इससे पहले भी हमने कई सारे छोड़े हैं। अब मैं तो कार्टोसैट 2 को लेकर क्या इसकी ख़ास खूबी है और इसका मकसद अगर मैं कहूँ तो फिर क्या दिखता है? हमें इसको वाइडर रेंज पे देखना पड़ेगा। इंडिया का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम ये बेसिकली लैंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए, आपका फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट के लिए, इस सारे मात्रा में हमें सैटेलाइट्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि इंडिया एक काफ़ी यूनिक कंट्री है। आपके राजस्थान में आपका +50 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता है, आपके द्रास या कारगिल में -50 तक जाता है। सो टोपोग्राफी, टेरेन, हिमालयन बाउंड्रीज़ है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारा जंगल है। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो होता है वो अच्छे तरह से हो नहीं पाता अगर आप खाली लैंड के ऊपर कोई प्रबंध करें। तो आपको एक एक्यूरेसी चाहिए, और वो एक्यूरेसी ये कार्टोग्राफिक सैटेलाइट्स देते हैं, पर्टिकुलरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स देते हैं। तो भारत ने कार्टोग्राफिक सैटेलाइट्स 2005 से लॉन्च करना शुरू कर दिया है। पहला सैटेलाइट था कार्टोसैट 1, उसके बाद कार्टोसैट 2 का सीरीज़ स्टार्ट हुआ, और ये जो सैटेलाइट है वो 6था सैटेलाइट है। अगर हम ये सीरीज़ में भी देखें तो शुरुआत में सैटेलाइट का रेजोल्यूशन होता है, जिससे आप पृथ्वी पे देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो पहले हमें इतनी टेक्नोलॉजी प्रगत नहीं थी, तो अभी ये सैटेलाइट का रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट लेस देन 1 मीटर तो कब से हो चुका है। लोग बोल रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5 to 0.6 तक हो चुका होगा सेंटीमीटर्स में। तो इतना अच्छा रेजोल्यूशन है तो उसका ड्यूअल पर्पज़ हो सकता है। जैसा हम लैंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, वैसे ही हमारे सीमा के ऊपर भी हम निगरानी रख सकते हैं,
कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है क्या, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ ऐसी होती है रात में होती है, तो आपको काफ़ी सारा इनपुट लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली सैटेलाइट आपको ये सब इनपुट्स देता है, बट एक महत्वपूर्ण सूचना सैटेलाइट्स दे सकता है। तो ये बेसिकली इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए भी काफ़ी मात्रा में इसका उपयोग होता है। जी, एक आखिरी सवाल सर कि क्योंकि हम बार बार जो एक नए सैटेलाइट के साथ आते हैं कुछ महीनों के बाद, जैसे आपने कहा कि बेसिकली जो एरिया है जो कि रेजोल्यूशन के ज़रिए हम उसको और क्लैरिटी पाते जा रहे हैं, इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि टाइमिंग को लेकर या फिर क्या अपग्रेडेशन जो है जिसकी ज़रूरत हमें फ्यूचर में होती है उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो कार्टोसैट सीरीज़ में ये क्वेश्चन आएगा कि आपने एक सैटेलाइट भेजा था और ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स नहीं होते, ये पोलर ऑर्बिटिंग होते हैं। सो एक ही जगह पे इनका रिविजिट टाइम ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन के बाद होता है। तो अगर आपके पास एक ही सैटेलाइट होगा तो आप एक एरिया को 4 दिन के बाद दोबारा देख पाएंगे। सो अगर आपको किसी एरिया को कंटिन्यूस मॉनिटर करना है तो आपको नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ाने की ज़रूरत होती है। वो जो टाइम गैप जो होता है, तो उस हिसाब से आप सैटेलाइट्स का पूरा प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर एक सैटेलाइट आ जा रहा है तो दूसरे दिन दूसरा आएगा, इस तरह से प्लानिंग हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको जिसको रियल टाइम बेसिस में मॉनिटरिंग बोलते हैं, रियल टाइम तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो सकता है अगर आपके पास नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अच्छे हो और उसका रेजोल्यूशन भी अच्छा हो। तो भारत ने आज तक ये किया है कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ही नहीं बढ़ाएं, साथ में उसका रेजोल्यूशन भी अच्छा किया है। बहुत शुक्रिया अजय साहब इस पूरी बातचीत के लिए और अहम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अपने मर्जी से जाएंगे सर, अब उसका पैसा ले रखे हैं। अगला साल भी यही करे, फिर अगला साल भी वही परेशानी। 432 रुपया में वही 5-6 साल से खट रहे हैं वही रेट में। काम करते करते जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन तक भी हो जाता है, मर जाता है, वही टाइप ढोता तो हो जाता है कि चोट घाट लग जाता है। अभी बच्चे को पढ़ाई ने साथ में खटवाते हैं। पथेरे में शौचालय नहीं है, जाने पड़ता खुले। गैर कानूनी शर्तें, बदतर हालात पर काम करने को मजबूर ऐसे मजदूरों पर देखिए हमारी खास पेशकश। बंद हुआ सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई आला नेता इस मौके पर मौजूद रहे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नामांकन के वक्त उनके साथ थे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए नामांकन पत्र भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रामनाथ कोविंद के साथ थे। नामांकन पत्र भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने इसे लोकसभा महासचिव अनूप मिश्रा को सौंप दिया। 17 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए उन्होंने 3 सेट नामांकन पत्र भरे। पहले सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके प्रस्तावक और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समर्थक हैं। दूसरे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रस्तावक और वित्त मंत्री अरुण जेटली समर्थक हैं। तीसरे में शिरोमणि अकाली दल के मुखिया प्रकाश प्रस्तावक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समर्थक हैं। 3 सेट के नामांकन पत्र में हर एक में 60 प्रस्तावक और 60 समर्थक हैं। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद का मुकाबला मीरा कुमार से होगा। 17 विपक्षी दलों ने मीरा कुमार को संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। चुनाव 17 जुलाई को होना है, जबकि मतगणना 20 जुलाई को होगी। विशाल दहिया, प्रणव गोस्वामी, रविंद्र सिंह शोहरान और नवविक्रम सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नामांकन भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश का सर्वोच्च पद दलगत राजनीति से ऊपर की चीज है। कोविंद ने भरोसा दिलाया कि वो राष्ट्रपति ऑफिस की गरिमा को बचाकर रखेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नामांकन भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा कि पार्टी से उनका संबंध उसी वक्त टूट गया था जब उन्होंने बिहार के राज्यपाल का पदभार संभाला।
राष्ट्रपति के लिए उनकी उम्मीदवारी को समर्थन देने वालों का उन्होंने आभार जताया। सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति पद के सभी मतदाता मंडल के सदस्यों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2022 तक वो न्यू इंडिया के सपने को पूरा होता देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, लिहाजा राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए बड़ी प्राथमिकता होगी। देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी हम सबकी प्राथमिकता होती है। एनडीए के अलावा रामनाथ कोविंद को एआईएडीएमके के दोनों धड़ों टीआरएस, बीजेडी और जेडीयू का समर्थन हासिल है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो केआर नारायणन के बाद वो देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बनेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रामनाथ कोविंद के नामांकन भरने के दौरान कई केंद्रीय मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। आइए देखते हैं इन तमाम लोगों ने क्या कहा। रामनाथ कोविंद अच्छा उम्मीदवार है, सब लोग बता रहे, इनके बारे में कोई विवाद नहीं है। पढ़े लिखे है, अनुभवी है, राज्यपाल का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा प्रशंसा भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ राज्यसभा में 2 बार सांसद के रूप में काम किया। रामनाथ जी बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं। एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में पैदा होकर आज भारत के वो सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहे हैं। हमने अपील की थी कि सर्वानुमति बन जाए, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने कोशिश भी की थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी एनडीए से इतर कितने मुख्यमंत्री आए। अभिनंदन के पात्र हैं रामनाथ कोविंद जी, और जो दल सारे हमें सहायता दे रहे हैं कि इस चुनाव में उनका समर्थन प्राप्त हो, उनको भी मेरी ओर से आभार। हम लोग सब प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। कोविंद जी का आज फॉर्म भरेगा और भारी बहुमत से वो जीतेंगे। एक योग्य राष्ट्रपति देश को मिल रहा है। सभी लोग मौजूद हैं आज और बहुत अच्छा अवसर है पूरे देश के लिए, और जिन लोगों ने साथ दिया उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, स्वागत योग्य है और हम प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई से जोड़ दिया है और सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार के समर्थन की अपील की है। 17 विपक्षी पार्टियों ने गुरुवार को एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को उतारने का फैसला किया। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने में लगे हैं। हालांकि जेडीयू ने रामनाथ कोविंद के समर्थन के फैसले पर फिर विचार करने से इनकार किया है। मेरे ख्याल में सभी सेकुलर पार्टीज हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और आइडियोलॉजी की लड़ाई में तो लोगों को सीधे खड़ा होना चाहिए। इसमें तो आइडियोलॉजी में दो ही हैं। एक तरफ खड़े हैं हम लोग जो संविधान की जो हमारी बुनियाद है उसको मजबूत करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र है भारत और उसको मजबूत करना है, और दूसरी तरफ खड़े हैं जो इसको कमजोर कर रहे हैं, इस बुनियाद को। दार्जिलिंग में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से विमल गुरुंग ने इस्तीफा दे दिया है। गुरुंग ने पश्चिम बंगाल सरकार से दो टूक कहा है कि उनकी मांगे माने जाने तक आंदोलन चलता रहेगा। इस बीच बुनियादी बंद को लेकर हाईकोर्ट में दायर पीआईएल के बाद विमल गुरुंग को कानूनी नोटिस भेजा गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने एसपी को निर्देश दिया है कि वो या तो सीधे गुरुंग को या फिर उनके दफ्तर में नोटिस को पहुंचा दें। 5 साल पहले बने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन यानी जीटीए के मुख्य कार्यकारी पद से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि जीजेएम महासचिव रोशन गिरी समेत कुल 43 लोगों ने भी जीटीए के अलग अलग पदों से इस्तीफा दे दिया है। 2012 में जीटीए बनने के बाद इस पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कब्जा है, जिसका कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो रहा है। जीजेएम का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, आंदोलन जारी रहेगा। जब तक गवर्नमेंट नहीं करेंगे, until and unless they don't respond, this thing will carry on because this is not a political party's agitation, this is people's agitation.
It's for the people, by the people, of the people. 20 जून को 14 पार्टियों और संगठनों की बैठक में यह तय हुआ था कि जीजेएम त्रिपक्षीय गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन संधि से बाहर निकलेगा। बिमल गुरुंग ने 27 जून को जीटीए अधिनियम और समझौते को जलाने की धमकी दी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 29 जून तक सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। बेमियादी बंद के बीच दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में जनजीवन लगातार 9वें दिन भी अस्त व्यस्त रहा। But this is the first time General Party have come down to the street now. So we want Gorkhaland. This is the slogan we have been hearing all around. So now we want to prove a sincerity, and that is why General Party have come to the street now. इस बीच दार्जिलिंग के स्कूलों में फंसे बच्चों को बाहर जाने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बेमियादी बंद में 12 घंटों की ढील दी है। इस ढील के बाद ज्यादातर बोर्डिंग स्कूलों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बाहर के रहने वाले सभी बच्चे तैयार होकर दार्जिलिंग से निकल रहे हैं। स्कूल प्रशासन को भरोसा है कि बच्चे सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। Because of this band, in fact, so we couldn't get. So today they have given us the safe passage and relaxation. So we are moving, and it is our scheduled holiday starting from today. So we have requested them. So we have got it. इस बीच दार्जिलिंग के ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट और केबल सेवा बाधित है। कई इलाकों में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। जरूरी सामानों की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीसरे आरोपी की पहचान कर ली गई है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लोगों को आगाह किया है कि वो पुलिस के सब्र का इम्तिहान न लें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए कश्मीर में हालात और खराब होने की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौहट्टा में भीड़ ने मस्जिद के बाहर ड्यूटी कर रहे डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या कर दी। भीड़ ने पहले पुलिस अधिकारी को पकड़ा और पत्थर से पीट कर मार डाला। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उसमें कुछ गलत अनासर लोगों ने नारे लगाते हुए उनको दबोचा और उनको मार पीटना शुरू किया और इसी प्रोसेस में लिंच कर दिया। 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 3rd आइडेंटिफाई किया है। बाकी सबको भी दे विल हैव टू फेस द लॉ। बहादुर पुलिस अधिकारी को सुपुर्दे खाक करने से पहले अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घटना को शर्मनाक बताया और लोगों को सचेत किया कि वो पुलिस के सब्र का इम्तिहान ना लें। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ये पूरे मुल्क में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स है। इस वजह से ये सब्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रेस्ट्रेंट। पर जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये उन लोगों को बेनकाब करती है जो मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गुरुवार रात जब ये वाकया हुआ, डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित ने जान बचाने के लिए फायरिंग भी की। इसमें 3 लोग घायल हुए। गोली सुनने के बाद पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और डीएसपी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक डीएसपी की मौत हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आज 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की घोषणा की गई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने तीसरे चरण के तहत सूची जारी की। सूची में तिरुवनंतपुरम पहले और नया रायपुर दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा 4 नाम तमिलनाडु से हैं। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को चुना गया है, जिनमें इलाहाबाद, अलीगढ़ और झांसी शामिल हैं। वहीं गुजरात के राजकोट, दाहोद और गांधीनगर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। इन 30 शहरों पर 57,393 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनको मिलाकर अब ऐसे शहरों की संख्या 90 से ज़्यादा हो गई है। सीबीएसई ने आज मेडिकल की नीट परीक्षा के नतीजों का ऐलान कर दिया। पंजाब के नवदीप सिंह ने नीट परीक्षा में टॉप किया। उन्होंने 700 में से 697 अंक हासिल किए। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के अर्चित गुप्ता हैं, उनके 695 अंक हैं। और तीसरा स्थान हासिल किया मनीष मूलचंदानी ने, जिनके 695 मार्क्स हैं। 7 मई को ही नीट परीक्षा में कुल 11,38,890 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 6,11,539 छात्रों को कामयाबी मिली।
पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित क्वेटा शहर के प्रांतीय पुलिस प्रमुख के कार्यालय के पास एक शक्तिशाली कार बम विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। मरने वालों में 6 पुलिसकर्मी भी हैं। जहां धमाका हुआ वहां कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक अब्दुल रज़ाक चीमा ने कहा कि वह हमले की फिलहाल जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। घायलों को क्वेटा के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है और राहत और बचाव का काम जारी है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का एक वीडियो जारी किया है जिसमें जाधव को अपराध कबूल करते हुए दिखाया गया है। भारत ने वीडियो को खारिज किया है और कहा कि ये वीडियो सच्चाई को बदल नहीं सकता है। विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि भारत उम्मीद करता है कि पाकिस्तान दुष्प्रचार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई को प्रभावित करने से बचेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि इस तथ्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि भारत और जाधव के प्रति पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका की संसद में पाकिस्तान के प्रमुख गैर नेटो सहयोगी यानी MNNA का दर्जा खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। रिपब्लिकन सांसद टेड पो और डेमोक्रेटिक सांसद रिक नोलान ने संसद में ये विधेयक पेश किया है। अलकायदा और तालिबान के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई में मदद के चलते साल 2004 में पाकिस्तान को ये दर्जा मिला था। नोलान ने कहा कि पाकिस्तान ने बार बार अमेरिका के अच्छे व्यवहार का गलत फायदा उठाया। सांसदों का कहना था कि पाकिस्तान का रवैया ठीक न होने की वजह से ही ये विधेयक लाया गया है। MNNA दर्जे के तहत आने वाले देश को रक्षा सामग्री अमेरिका मुहैया कराता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।